नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल इंडियन एकेडमी ऑफ स्टूडेंट्स। गाइस, एक नए क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर के बारे में भी डीपली डिस्कस कर चुके हैं। आज हाजिर हुए हैं एक नए मंडल के साथ में जिसका नाम है जल मंडल। गाइस, जल मंडल यानी हाइड्रोस्फीयर। ओके, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पूरा डीपली समझेंगे क्या है जल मंडल, कौन से पार्ट्स आते हैं इसमें, क्या है, पूरा डिटेल में समझेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो सभी तक। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइड्रोस्फीयर जो वर्ड है ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड है ह्यूडर, जिससे बना है। ये ह्यूडर है, लिख के रखते हैं ताकि कोई चीज़ मिस ना होने पाए, आपको मैं सारी चीज़ें बता सकूँ, क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन हूँ, मशीन नहीं जो सारी चीज़ें ऐसे याद रहें। तो मैं लिख के रखता हूँ ताकि आपकी आसानी के लिए अच्छे से आपको समझा सकूँ। तो ये ग्रीक वर्ड ह्यूडर से बना है जिसका अर्थ है जल। ओके, तो आपको अब समझ जाना चाहिए कि हाइड्रोस्फीयर, जैसे कभी पूछता है क्वेश्चन कि हाइड्रोस्फीयर किस वर्ड से या किस भाषा के से ये वर्ड लिया गया है, तो ये ग्रीक वर्ड ह्यूडर से बना है जिसका अर्थ होता है जल। जल यानी जलमंडल, इसीलिए ग्रीक वर्ड से हाइड्रोस्फीयर बनाया गया है। ओके, और इसमें जो है वो नदियां हैं, हिम नदियां हैं, महासागर, झीलें, जलवाष्प और भूमिगत जल, सब कुछ इस जलमंडल के अंतर्गत आता है। यानी जहाँ जहाँ भी पानी है वो सारा भाग इस जलमंडल के अंतर्गत आता है। अब पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो 71% है वो जल है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, 71% जल ही जल है। अब वो भले ही पीने लायक नहीं है, वो 71% जल कहाँ पर है? वो महासागरों में है। सॉरी, हाँ, 71% जल है और 29% वो स्थल है। तो अब आप अंतरिक्ष से जब पृथ्वी को देखेंगे तो जल ही जल दिखाई देगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई इतना बड़ा स्क्वायर है, अगर सर्किल है, एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, और उसमें इतना ही पानी है, तो अगर आप कई किलोमीटरों से या आप 100 मीटर से ही अगर इस सर्किल को देखेंगे तो आपको ये चीज़ें कम, यही आपको ज़्यादा दिखेगा। इसमें अगर पीला कलर है तो पूरा पीला ही दिखेगा, लाल है तो लाल ही दिखेगा, अगर ये काला है तो ये नहीं दिखेगा, यही दिखेगा। यही एक वजह है कि हमारी पृथ्वी जो अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखती है, इसी वजह से हमारे पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ओके, आई होप आप ये क्वेश्चन जो है वो समझ गए होंगे। तो हमने जाना कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 71% जो है वो पानी ही पानी है। अब ये जो 71% पानी है, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पिछले क्लास में मैंने नहीं बताया था, मैंने बोला था जब जलमंडल की क्लास लूँगा तो उसमें सब कुछ बताऊँगा। आज मैं आपको बताऊँगा कि जो 71% जो जल है इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर कितना है। ओके, तो ये जो 71% जल है इसको मिटा देते हैं ताकि आपको लिखने में मुझे आसानी रहे और आपको समझने में आसानी रहे। ओके, तो ये जो 71% जल है उसमें से अगर इसको 100% मान लें तो उसमें से 97% ये महासागरों में पाया जाता है। महासागरों में पाया जाता है। ओके, ओशियंस में पाया जाता है। और ये बहुत खारा होता है, यानी अत्यधिक खारा होता है, अत्यधिक खारा, जिस वजह से हमें पीने लायक पानी नहीं होता। ये हम पानी पी नहीं सकते। कभी भी आप जब समुद्र किनारे जाएंगे, बीच पे जाएंगे, तो आपको वो पानी आप पी नहीं सकते क्योंकि इतना खारा होता है, और उसी से नमक वगैरह हम लोग बनाते हैं, जैसा भी है। तो अब बात करते हैं, जब 97% महासागरों में चला गया तो बचा कितना? 3% पानी बचा, तभी तो 100% होगा। तो 3% इसमें से भी जो अधिकतर पानी है वो पहाड़ों पर हिम नदियों के मध्य यानी हिम नदियों के रूप में या बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। बहुत ही कम जो पानी है, यानी बहुत कम पानी है, वो अलवण जल, यानी जो खारा नहीं है, अलवण जल, लवण मतलब खारा, तो अलवण जल के रूप में पाया जाता है। और अलवणीय जल
अलवणीय जल ही पीने योग्य है, जल पीने योग्य, हमारे पीने योग्य है। ओके, अलवणीय जल ही हमारे पीने योग्य है। तो ये बहुत ही कम पानी की मात्रा है। इसी वजह से गाइज हम लोग नीला ग्रह कहलाने वाले पृथ्वी पर रहने पर भी पानी की स्कार्सिटी झेलते हैं, यानी पानी की कमी झेलते हैं। और कई सारे क्षेत्रों में तो ऐसा है कि लोग पानी के लिए तरसते हैं। कई सारे देश हैं जो पानी के लिए तरसते हैं, बाकी सारे संसाधन हैं लेकिन पानी के लिए तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? पानी बहुत है लेकिन वो जो महासागरों में है 97%, और उसका भी जो भाग 3% बचा वो अच्छा पानी है, लेकिन वो बर्फ़ के रूप में या हिम नदियों के रूप में पहाड़ों पर है, वो भी पीने योग्य नहीं है। उसको हम बर्फ़ पी तो सकते नहीं। तो इस वजह से जो पीने योग्य भूमिगत जल है, जिसको अलवणीय जल या अलवण जल जो भी आप नाम कहना चाहें कह लें, तो वो ही भूमिगत जल के रूप में हमको मिलता है, वो बहुत कम होता है। ओके, तो इस वजह से हम लोग पानी की दिक्कत झेलते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम नेक्स्ट थिंग की तरफ चलते हैं। तो जो जलमंडल है, जलमंडल को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है, 5 महासागरों में बांटा गया है। ओके, 5 महासागर, उन महासागरों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 5 महासागर कौन कौन से महासागर हैं इनमें? अब मैं आपको एक कॉमन सी बात बता दूं, इनको मैं बड़ा के अनुसार यानी आरोही क्रम में नहीं, अवरोही क्रम में बताऊंगा। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े में, लेकिन अवरोही क्रम का मतलब है बड़े से छोटे में। तो हम जो बड़े से छोटे की तरफ चलते हुए बताएंगे ताकि आपको याद रखने में भी आसानी हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो महासागर है वो कौन सा है? वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। ओके, प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन, इसको पैसिफिक ओशियन भी कहते हैं। ओ गाइस, और एक चीज़ है और आपको बता दूं कि महासागर की 3 मुख्यतः जो गतिविधियां हैं, जो गतियां हैं वो 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं यहाँ पे मैंने लिख रखी है, अभी मिस हो जाती। फर्स्ट जो है वो महासागरीय धाराएं होती हैं, सेकंड ज्वार एंड भाटा आप जानते होंगे, और थर्ड है तरंगे, यानी ज्वार भाटा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ज्वार भाटा, तरंगे एंड महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं। ओके, महासागरीय धाराएं। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। महासागर की जो 3 गतियां हैं वो कौन कौन सी हैं? ज्वार भाटा, तरंगे और महासागरीय धाराएं। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब प्रशांत महासागर है जो कि बहुत बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा, ये कह लीजिए कि आप सबसे बड़ा महासागर है। और प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर, एक आर्कटिक महासागर है, आगे हम क्लियर करेंगे आपको। अभी आप एक चीज़ जो है यहाँ पर वो समझ लीजिए, आर्कटिक महासागर यहाँ पर इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आगे कहीं मिस ना हो जाए और उससे आप वंचित ना रह जाएं। ओके, तो प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर एक छिछले जल की जो संधि है, अभी मैंने आपको जल संधि, स्थल संधि सब कुछ पढ़ाया है किसी और क्लास में, तो आप समझ रहे होंगे। छिछला जल संधि मैं लिख देता हूँ ताकि आप समझ जाएं। छिछला जल संधि, छिछला जल संधि से जुड़ा है। और उस जल संधि का नाम क्या है? बड़ा बड़ा लिखूं ताकि समझ में आए। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि से आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों आपस में जुड़े हैं। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अभी अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बेरिंग जल संधि क्या है, तो आप बता सकें या आप कमेंट करके खुद बताइए कि बेरिंग जल संधि क्या है, और इसके बारे में और अगर कुछ जानकारी है आपको तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। अब जो महासागर पहला तो हो गया प्रशांत महासागर, दूसरा क्या है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। ओके, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर अगर आप देखेंगे तो वो दक्षिणी गोलार्ध में है,
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। ये विषुवत है, ये दक्षिणी गोलार्ध में है। ये प्रशांत महासागर से छोटा है और ये सारे महासागर, जितने भी मैं आपको महासागर पढ़ाऊँगा या पढ़ा रहा हूँ, वो सारे महासागर अपनी अपनी जल संधियों से कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, तो ये हो गया अटलांटिक महासागर। अब नेक्स्ट जो महासागर है वो एक चीज़ और मैं अटलांटिक महासागर के बारे में बता दूं कि ये व्यापार की दृष्टि से, एक क्वेश्चन आता है कि व्यापार की दृष्टि से सबसे बिजी महासागर कौन सा है। व्यापार की दृष्टि से मैं लिखे दे रहा हूँ, व्यापार की दृष्टि से बिजी महासागर, बिजी महासागर कौन सा है, तो वो आपकी जानकारी में होना चाहिए, अटलांटिक महासागर ही है। वन एंड ओनली महासागर ऐसा है जो व्यापार की दृष्टि से बहुत बिजी रहता है। ओके, यानी यहाँ पर व्यापार, अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर व्यापार सबसे ज़्यादा होता है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट महासागर देखते हैं। नेक्स्ट जो महासागर है वो है हिंद महासागर। हर एक महासागर अपने आप में यूनिक है और अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण जानकारी भी रखता है और महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। तो ये जो हिंद महासागर है, ये पहला ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अब आप कमेंट करके बताइए कि हिंद महासागर किस देश के नाम पर इसका नाम रखा गया है। मैं अब बता रहा हूँ, हिंद महासागर हमारे भारत महान के नाम पे रखा गया, यानी भारत देश के नाम पे इसका नाम रखा गया हिंद महासागर। और ये पहला ऐसा महासागर है जो कि किसी देश के नाम पर इसका नाम रखा गया। और बड़ेपन के अनुसार अगर देखा जाए, यानी बड़ेपन के हिसाब से देखा जाए, तो ये तीसरा जो है महासागर, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है जो कि हिंद महासागर है और भारत देश के नाम पर इसका नाम रखा गया है। भारत देश का एक और नाम है हिंदुस्तान, जैसा कि आप जानते होंगे। इसका और नाम है आर्यवर्त, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आर्यवर्त। और इंडिया, एज यू कैन नो, आप जानते हैं इंडिया, आर्यवर्त, हिंदुस्तान और भारत, ये चार देश, ये देश मतलब हमारा जो देश है इनके चारों नाम है। ओके, तो हिंद महासागर हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और प्रशांत महासागर के आसपास एशिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये सब देश भी पाए जाते हैं। आपको किसी और क्लास में बताएंगे कि एक एक महासागर के बारे में। अभी हम आप थोड़ा सा इन महासागरों के बारे में पढ़ लेते हैं। अब जो महासागर है वो हिंद हो गया और चौथा महासागर है दक्षिणी महासागर। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि दक्षिणी महासागर है किस गोलार्ध में पाया जाएगा। नाम से जान सकते हैं, दक्षिणी महासागर दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। ओके, तो ये दक्षिणी महासागर हो गया। नेक्स्ट जो महासागर है वो है आर्कटिक महासागर, पांचवा। एक और महासागर जो है वो है आर्कटिक महासागर। गाइस बहुत मेहनत लगती है आपको पढ़ाने में, तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा गाइस। मैं जानता हूँ आप लोग क्लास देखते देखते भले ही भूल जाते होंगे, इसलिए मैं आपको याद दिला दिया। एक लाइक किया कीजिए क्योंकि हाथों का क्या हाल है आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो ये जो आर्कटिक महासागर है ये पाया जाता है पूरी तरफ से, ये देखिए। फिर मैं यहाँ पर आपका जो अर्थ है वो बना रहा हूँ। और यहाँ पर अटलांटिक महासागर, जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, हाँ अटलांटिक महासागर यहाँ पे, आर्कटिक महासागर यहाँ पर पाया जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। ओके, तो ये थे महासागर और बाकी महासागर जितने भी सारे थे हम लोगों ने डिस्कस किया सारा। तो कैसा लगा गाइस वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इतनी अच्छी ऑडियंस बनने के लिए थैंक्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।